द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानून पर विचार विमर्श करेंगे जिसने स्वतंत्र भारत की शुरुआती औद्योगिक दिशा तय की। हाँ, उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951, जिसे आमतौर पर IDRA कहा जाता है। यही वो कानून था जिसने लाइसेंस परमिट राज की बुनियाद रखी। एक ऐसा दौर जिसने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को आप कह सकते हैं दशकों तक प्रभावित किया। बिल्कुल। और आज हमारे विमर्श का केंद्र बिंदु है कि 1991 में भारत में लागू किए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG सुधारों का इस IDRA पर क्या और कैसा असर पड़ा। क्या इन सुधारों ने IDRA के जो नियंत्रण आधारित ढांचे थे उनको जड़ से बदलकर भारत के लिए एक ज्यादा गतिशील और समृद्ध औद्योगिक भविष्य का रास्ता खोला, या फिर इन बदलावों के कुछ ऐसे नकारात्मक परिणाम भी थे जो शायद ज्यादा गहरे और स्थायी साबित हुए। और हाँ, हमारी ये पूरी बातचीत स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों और विश्लेषण पर ही आधारित होगी। हाँ, तो इस चर्चा में मैं ये पक्ष रखूंगा कि 1991 के LPG सुधार न केवल उस समय की जो आर्थिक मजबूरियां की उनके चलते आवश्यक थे, बल्कि उन्होंने IDRA की जकड़ों को तोड़कर भारत की आर्थिक वृद्धि को नई गति देने में महत्वपूर्ण और काफी हद तक सफल भूमिका निभाई। और मेरा तर्क इस दिशा में होगा कि LPG सुधारों ने जहां कुछ आर्थिक क्षेत्रों को यकीनन गति दी, वहीं IDRA द्वारा प्रदान किए गए कुछ जरूरी सुरक्षात्मक और आप कह सकती हैं संतुलनकारी पहलुओं को कमजोर भी किया। इससे न केवल असमान विकास बढ़ा, बल्कि कई सामाजिक चुनौतियां भी पैदा हुईं और शायद IDRA की प्रासंगिकता आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तो शुरुआत करते हैं IDRA 1951 से। देखिए, जब ये कानून लाया गया तो इसका इरादा तो नेक था। देश के जो सीमित संसाधन हैं उनका नियोजित उपयोग सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास करना और उन्हें नियंत्रित करना, और हाँ, क्षेत्रीय संतुलन साधना। लेकिन समय के साथ खासकर अनुसूची I में शामिल 38 प्रमुख उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की जो अनिवार्यता थी, चाहे वो नया कारखाना लगाने के लिए हो, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हो या जगह बदलने के लिए, वो एक बेहद जटिल और बोझिल व्यवस्था में तब्दील हो गई। इसे ही लाइसेंस राज कहा गया। ये महज एक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी जहां फाइलों को मंजूरी मिलने में महीनों, कभी-कभी तो सालों लग जाते थे। इसने नौकरशाही को अभूतपूर्व शक्ति दी और असल में औद्योगिक नवाचार और उद्यमशीलता को कहना पड़ेगा हतोत्साहित किया। 1991 तक आते आते स्थिति विस्फोटक हो गई। भारत गंभीर भुगतान संतुलन संकट से गुजर रहा था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक रूप से कम हो गया था, सिर्फ 2 हफ्तों के आयात के लायक पैसा बचा था। ऐसे में LPG सुधार एक जरूरत बन गए थे, लेकिन ये सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक बड़े अवसर में बदले। इन सुधारों का सबसे बड़ा कदम था लाइसेंस की अनिवार्यता को लगभग खत्म कर देना। केवल 18 सामरिक और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस की जरूरत समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, जिसकी सीमा पहले कई क्षेत्रों में 40% थी, उसे बढ़ाकर कई सेक्टरों में 50, 74 और यहां तक कि 100% तक कर दिया गया। नतीजा सांख्यिकी में साफ दिखता है। हमारी GDP वृद्धि दर जो 1980 के दशक में 3-4% के आसपास अटकी रहती थी, जिसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाने लगा था, वो 1990 के दशक में औसतन 6% से ऊपर पहुंच गई। हमने सूचना प्रौद्योगिकी IT सेक्टर में इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों का अभूतपूर्व उदय देखा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी और फिर ह्युंडई जैसी कंपनियों का विस्तार हुआ, और दूरसंचार क्रांति ने तो खैर देश का चेहरा ही बदल दिया। ये सब उस जड़ता को तोड़ने का नतीजा था, जिसका प्रतीक एक तरह से IDRA बन चुका था। मैं मानती हूं कि 1991 में संकट की स्थिति थी और IDRA की व्यवस्था में भी कई खामियां आ चुकी थीं, लेकिन इसे देखने का एक दूसरा नजरिया भी है। IDRA का मूल उद्देश्य सिर्फ नियंत्रण नहीं था, बल्कि संसाधनों का विवेकपूर्ण आवंटन, एकाधिकार को रोकना और सबसे महत्वपूर्ण संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना था। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण या विभिन्न उद्योगों के लिए विकास परिषदों, डेवलपमेंट काउंसिल्स का गठन, वो इसी सोच का परिणाम था, ताकि औद्योगिक विकास एक रणनीतिक दिशा में हो। 1991 के सुधार
जैसा आपने भी माना, संकट की घड़ी में आए, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की शर्तों और दबाव के तहत शायद कुछ जल्दबाजी में लागू किए गए थे। इसका एक स्याह पक्ष है जिसे अक्सर आर्थिक वृद्धि के शोर में दबा दिया जाता है। लाइसेंस राज हटने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए दरवाजे अचानक खोल देने का सीधा असर हमारे छोटे और मध्यम उद्यमों SMEs पर पड़ा। IDRA के तहत इन उद्योगों को, जैसे हथकरघा, छोटे पैमाने के खिलौना निर्माता या अन्य लघु स्तरीय विनिर्माण इकाइयों को बड़े उद्योगों और आयात से कुछ हद तक संरक्षण मिलता था। ये संरक्षण अचानक हट गया। नतीजा, सस्ते आयातित माल खासकर चीन जैसे देशों से और बड़ी कंपनियों की आक्रामक रणनीतियों के सामने ये टिक नहीं पाए। कई बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हुए। दूसरी बात, जो आर्थिक विकास हुआ उसका वितरण वो बेहद असमान था। फायदा मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और बड़े शहरों को मिला। वहीं बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य और अधिकांश ग्रामीण भारत पिछड़ते चले गए। ये IDRA के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य के ठीक उलट था। और हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs जैसे BHEL या SAIL, जिन्हें IDRA के तहत रणनीतिक महत्व दिया गया था, उनमें निजीकरण और कार्यकुशलता बढ़ाने के नाम पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं VRS के जरिए बड़े पैमाने पर छटनी हुई। इससे न केवल बेरोजगारी बढ़ी, बल्कि इसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा किया। तो सवाल ये है कि क्या ये विकास समावेशी था? आपने छोटे उद्योगों और क्षेत्रीय असंतुलन की जो चिंताएं उठाईं, वो महत्वपूर्ण है बिल्कुल। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि IDRA का लाइसेंस राज व्यावहारिक रूप से कैसा बन गया था। ये सिर्फ संरक्षण नहीं था, ये एक, आप कहें तो एक जटिल जाल था जिसने नवाचार का गला घोट दिया था। एक उद्यमी को फैक्ट्री लगाने से लेकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने तक हर कदम पर सरकारी मंजूरी की जरूरत थी, जिसमें भारी देरी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बनी रहती थी। LPG सुधारों ने इसी जकड़न को तोड़ा। लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म होने से उद्यमियों को स्वतंत्रता मिली। इसी का नतीजा था कि IT और दूरसंचार जैसे सेवा आधारित उद्योग इतनी तेजी से पनपे, जिन्होंने लाखों पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दिया और भारत की वैश्विक छवि बदली। क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि अगर लाइसेंस राज की वही धीमी और जटिल प्रक्रिया जारी रहती, तो क्या इन्फोसिस, विप्रो या भारती एयरटेल जैसी कंपनियां इस पैमाने पर और इतनी तेजी से खड़ी हो पाती? शायद नहीं। लाइसेंस राज का हटना नए भारत के उदय के लिए मेरे विचार में जरूरी था। ये तर्क सुनने में तो आकर्षक लगता है कि लाइसेंस राज हटा और नए उद्योग पनपे, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि इस नए भारत की नींव में किन पुराने उद्योगों की बलि चढ़ी? आप IT और टेलीकॉम की बात करते हैं, मैं हथकरघा और पारंपरिक खिलौना उद्योग की बात करती हूँ। लाइसेंस व्यवस्था में खामियां जरूर थीं, मैं मानती हूँ, पर वो इन पारंपरिक श्रम गहन क्षेत्रों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करती थीं। उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली मिलों और सस्ते विदेशी माल की सीधी टक्कर से बचाती थीं। LPG के तहत जब आयात शुल्क एकदम से घटाए गए और लाइसेंस की जरूरत खत्म हुई, तो इन छोटे कारीगरों और उद्यमियों का क्या हुआ? तिरुपुर का होजरी उद्योग या मुरादाबाद का पीतल उद्योग, जिन्हें शुरुआत में IDRA के तहत कुछ प्रोत्साहन मिला था, उन्हें अचानक आई खुली प्रतिस्पर्धा ने बुरी तरह प्रभावित किया। क्या संरक्षण को धीरे धीरे कम करने का, उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का कोई रास्ता नहीं हो सकता था? क्या ये शॉक थेरेपी जरूरी थी, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जिनकी आजीविका इन्हीं पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर थी? मैं स्वीकार करता हूं कि बदलाव की प्रक्रिया कुछ क्षेत्रों के लिए कठिन रही होगी, बिल्कुल, और शायद संक्रमण को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि संरक्षणवाद लंबे समय तक किसी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये उद्योगों को अक्षम बनाता है और उपभोक्ताओं को घटिया और महंगे उत्पादों के लिए मजबूर करता है। LPG ने भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने, अपनी गुणवत्ता सुधारने और ज्यादा कुशल बनने के लिए प्रेरित किया। GDP वृद्धि दर का लगभग दोगुना हो जाना, 3 से 4% से 6% या उससे भी अधिक तक पहुंचना, ये कोई मामूली बात नहीं थी।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का प्रवाह जो 1991 में $100 मिलियन से भी कम था, वो आज सालाना $70 बिलियन से ज्यादा है। हमारे सॉफ्टवेयर निर्यात ने दुनिया में धाक जमाई। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, उसे दुनिया से जोड़ा। आईडीआरए का ढांचा हमें इसी वैश्विक दौड़ में पीछे रख रहा था। हाँ, जीडीपी के आंकड़े और एफडीआई के आंकड़े प्रभावशाली लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी बताते हैं? मैं फिर वही सवाल उठाऊंगी, ये विकास किसके लिए था? आईडीआरआई का एक मुख्य उद्देश्य, जिसे हम शायद भूल रहे हैं, वो था संतुलित क्षेत्रीय विकास। एलपीजी सुधारों ने इस लक्ष्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सारा निवेश, सारा विकास कुछ औद्योगिक क्लस्टरों और महानगरों तक सिमट कर रह गया। आज भी आप देखें, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों और दूसरी तरफ बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों के बीच विकास का फासला कितना बड़ा है। एलपीजी ने इस खाई को और गहरा किया। आपने कहा कि संरक्षणवाद उद्योगों को अक्षम बनाता है। शायद हाँ, लेकिन क्या खुली प्रतिस्पर्धा ने सामाजिक असमानता को नहीं बढ़ाया? सार्वजनिक उपक्रमों, पीएसयूज में, जो अक्सर पिछड़े इलाकों में रोजगार का बड़ा जरिया थे, उनमें विनिवेश और वीआरएस के कारण हजारों नौकरियां गईं। आय असमानता बढ़ी, जैसा कि कई अध्ययनों से पता चलता है। तो क्या हम केवल आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों को देखकर खुश हो जाएं, या हमें विकास के सामाजिक और क्षेत्रीय प्रभावों को भी उतनी ही गंभीरता से देखना चाहिए? आईडीआरए अपनी कमियों के बावजूद कम से कम इन पहलुओं पर विचार तो करता था। सामाजिक और क्षेत्रीय चिंताएं अपनी जगह हैं, बिल्कुल सही, लेकिन एलपीजी के जो व्यापक लाभ हुए, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बनना और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होना एक बड़ा कदम था। आयात शुल्क, जो पहले कई चीज़ों पर 300% या उससे भी ज़्यादा थे, उन्हें घटाकर औसतन 50% या उससे कम पर लाया गया। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को मिला। उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद कम कीमतों पर मिलने लगे। दूरसंचार क्षेत्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कहाँ बीएसएनएल का एक अधिकार था और एक लैंडलाइन कनेक्शन के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था, और कहाँ आज निजी कंपनियों जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की प्रतिस्पर्धा के कारण दुनिया में सबसे सस्ती कॉल दरें और डेटा उपलब्ध है। इसी तरह पीएसयू में विनिवेश, जैसे वीएसएनएल का टाटा कम्युनिकेशंस बनना, ने न केवल उन कंपनियों को नई जिंदगी दी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और सेवाओं में भी सुधार किया। ये वैश्विक जुड़ाव और प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए जरूरी था। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि वैश्वीकरण से कुछ फायदे हुए, खासकर उपभोक्ताओं को, लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। इसी वैश्वीकरण ने भारत को वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ावों के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील बना दिया। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट याद कीजिए, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। दूसरा, एफडीआई और तेज औद्योगिकरण के दबाव में क्या हमने अपने पर्यावरण की कीमत चुकाई? आईडीआरए के तहत कम से कम सैद्धांतिक तौर पर नए उद्योगों की स्थापना या विस्तार के लिए पर्यावरणीय मंजूरियों पर कुछ ध्यान दिया जाता था, लेकिन एलपीजी के बाद निवेश आकर्षित करने की होड़ में कई बार पर्यावरणीय मानकों को या तो ढीला किया गया या उनकी अनदेखी की गई। खनन, रसायन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति की खबरें आम हो गईं, और वो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जो आईडीआरए की मूल भावना का हिस्सा था, वो भी कहीं न कहीं कमजोर हुआ। टेक्नोलॉजी और पूंजी के लिए विदेशी निर्भरता बढ़ी। तो सवाल उठता है कि क्या हमने कथित दक्षता और वैश्विक जुड़ाव के नाम पर अपनी आर्थिक संप्रभुता के कुछ पहलुओं और हाँ, पर्यावरण को दांव पर लगा दिया? देखिए, मैं मानता हूं कि पर्यावरण एक गंभीर चिंता है, लेकिन यह तर्क देना कि एलपीजी के कारण ही पर्यावरण बिगड़ा, शायद ये पूरी तरह ठीक नहीं है। पर्यावरण नियमन आज भी मौजूद है और उसे मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन इसका हल आईडीआरए जैसे लाइसेंस आधारित नियंत्रण में नहीं है। जहां तक आईडीआरए की प्रासंगिकता का सवाल है, मेरे विचार में एलपीजी सुधारों के बाद यह काफी हद तक अप्रासंगिक हो गई है, सिवाय कुछ गिने चुने सामरिक क्षेत्रों के, जैसे रक्षा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा और कुछ खतरनाक रसायन। आज सरकार का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधारने, नियमों को सरल बनाने और मेक इन इंडिया जैसी पहलों से निवेश आकर्षित करने पर है। यह सब मूल रूप से आईडीआरए के पुराने नियंत्रण आधारित ढांचे के विपरीत है।
आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए हमें लाइसेंस और नियंत्रण नहीं, बल्कि लचीलापन और खुलापन चाहिए। इन्हें की भूमिका लगभग खत्म हो गई है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान आज भी काम के हो सकते हैं, खासकर रणनीतिक उद्योगों के नियमन में, औद्योगिक सुरक्षा के मानक तय करने में और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में। याद कीजिए 2015 में आईडीआरए में संशोधन का एक प्रस्ताव भी लाया गया था, हालांकि वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ। ये खुद दिखाता है कि इसे पूरी तरह खत्म करने के बजाय शायद इसे आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। और आजकल जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हो रही है, क्या वो कहीं ना कहीं आईडीआरए के उन मूल सिद्धांतों जैसे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और एक हद तक नियंत्रित विकास की ओर इशारा नहीं करती? बेशक तरीके अलग हैं, अब लाइसेंस राज की बात नहीं है, लेकिन वो जो मूल सोच थी रणनीतिक स्वायत्ता की, वो शायद आज भी पूरी तरह मरी नहीं है। आईडीआरए के कुछ सबक आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो संक्षेप में कहूं तो 1991 के एलपीजी सुधार एक ऐतिहासिक जरूरत थे, जिन्होंने आईडीआरए द्वारा बनाए गए लाइसेंस राज के जड़ता भरे युग का अंत किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला, अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि दर हासिल की, नए और गतिशील उद्योगों को जन्म दिया और भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया। हाँ, इस बदलाव की प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां जरूर आईं, जैसे आपने कहा, असमानता बढ़ना या कुछ पुराने उद्योगों का पिछड़ना, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो यह परिवर्तन भारत के आर्थिक भविष्य के लिए आवश्यक और बेहद सकारात्मक साबित हुआ। दूसरी ओर मेरा मानना है कि इन सुधारों की सफलता का आकलन करते समय हमें इसकी चुकाई गई कीमत को भी ध्यान में रखना चाहिए। छोटे और मध्यम उद्योगों का हाशिए पर जाना, बढ़ता हुआ क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक असमानता में वृद्धि, ये सब एलपीजी मॉडल के नकारात्मक पहलू हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आईडीआरआई की विरासत वो जटिल है। इसमें नियंत्रण और नौकरशाही की समस्याएं थीं, लेकिन इसमें संतुलित विकास और सामाजिक सरोकारों की सोच भी निहित थी। एलपीजी ने आर्थिक विकास को तो रफ्तार दी, लेकिन आईडीआरआई के कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक और संतुलनकारी आयामों को ऐसा लगता है कमजोर कर दिया है। शायद यही वजह है कि आईडीआरआई के कुछ सिद्धांत बदले हुए रूप में ही सही आज भी बहस के केंद्र में आ जाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि आईडीआरए पर एलपीजी सुधारों का असर एक सीधा सपाट मामला नहीं है। इसके कई पहलू हैं, कई परतें हैं, जहां एक तरफ विकास और आधुनिकीकरण के फायदे हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता की चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसी बहस है जो शायद आज भी जारी है, अलग अलग रूपों में। स्रोत सामग्री में इस विषय पर और भी बहुत गहराई से जानकारी मौजूद है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना तो जाहिर है हमारे श्रोताओं पर निर्भर करता है। सपने हैं